नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बेटा जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, ये पूछा ही जाता है बेटा। इस टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्या नाम है बेटा? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग को पढ़ने से पहले जो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा, वो अल्फाबेट्स की सीरीज पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो डिपेंड करती है वो टोटल अल्फाबेट्स पर डिपेंड करती है, उनकी प्लेस वैल्यू पर डिपेंड करती है, उनके अपोजिट लेटर पर डिपेंड करती है। मैटर ये नहीं करता कि एग्जाम में आप लिख लेते हैं। एग्जाम में जब आप लिख लेते हैं तो आपको पता होता है कि कई सारे बच्चे क्या होते हैं कि उन्होंने क्या किया, ए बी सी डी इस प्रकार से पूरा जेड तक लिख लिया एग्जाम हॉल में, और ए की प्लेस वैल्यू 1 लिख दी, बी की प्लेस वैल्यू 2 लिख दी, या सी की प्लेस वैल्यू 3 लिख दी, और इस प्रकार से जेड की प्लेस वैल्यू कितनी लिख दी, 26। तो इस तरह की कंडीशन जो बच्चे वहां पर एग्जाम में अपनाते हैं, या इस तरह का जो पैटर्न बच्चे वहां पर अपनाते हैं, वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं। क्या होता है कि एग्जाम में एक एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप जानते हैं कि पॉइंट में सिलेक्शन रुकता है, और कई बार आपके साथ, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी परिस्थिति बनी हो, कई बार ऐसी भी परिस्थिति बनी होती है कि हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता है और क्वेश्चन का जैसे ही टिक लगाने वाले होते हैं तुरंत वहां पर लिखा हुआ आ जाता है टाइम आउट, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो। या फिर कई बार जब ऑफलाइन एग्जाम होता है तो हम टिक लगाने वाले थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोडिंग डिकोडिंग में वो परिस्थिति बनती है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में वो परिस्थिति बनती है, अगर कोडिंग डिकोडिंग में आपने समय बचाया होता तो शायद वो क्वेश्चन में जो परिस्थिति बनी थी जहां पर 2 सेकंड के कारण आपका 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन रह गया, तो वो आपका कंप्लीट हो जाता। तो हर एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप एग्जाम में जाओ तो पूरी मेहनत के साथ जाओ, कड़ी मेहनत के साथ आपको वहां पर जाना होगा, क्योंकि आपके साथ में जो कॉम्पिटिटर बैठा हुआ है, आप ये जज नहीं कर सकते कि उसने किस लेवल की पढ़ाई की हुई है। और याद रखिएगा, सिलेक्शन आजकल उसी का होता है जिसने अच्छे से मेहनत कर रखी है, जिसने बेसिक भी लगाए हैं, ट्रिक से भी जिसे क्वेश्चन आते हैं, उसका ही सिलेक्शन होता है। ये फॉर्मेलिटी करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये जो परिस्थिति आप वहां पर बना लेते हो कि कोडिंग डिकोडिंग जब आपको सॉल्व करनी होती है तो वहां पर जाकर आप सीधा का सीधा ए टू जेड तक के लेटर लिख लेते हो, ऐसी गलती वहां पर मत कीजिए। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को देख रहे होते हैं, कोई वर्ड अगर वहां पर आ गया एजुकेशन, और एजुकेशन का अगर हम सपोज करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू देखनी है, तो जैसे ही आपके माइंड में ई आएगा तो आप सबसे पहले ई को देखोगे कि ई कहां पर है। अब सोच के देखिए, आपने एक बार यहां नजर मिलाई, अपने एजुकेशन पर देखा, उसके बाद आप ई तक पहुंचे। इस प्रकार से फिर डी की प्लेस वैल्यू देखोगे। हम मान लेते हैं कि 2-4 लेटर की प्लेस वैल्यू आप डायरेक्ट लिख दोगे, लेकिन अगर आपने 5 लेटर की भी प्लेस वैल्यू देखी तो यहां से वहां तक कई बार क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं और लेटर हमें मिल ही नहीं रहा होता है, बिल्कुल भले सामने लिखा हो, लेकिन ये नजरों का खेल होता है बेटा। और एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है कि कोई चीज हमारे सामने होती है फिर भी हम उसे नहीं देख पा रहे होते हैं। तो ये क्या होता है कि इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको तरीका ऐसा आना चाहिए कि कभी भी ऐसे आपको लिखने की जरूरत ना पड़े। जो लेटर हो वो खुद अपनी प्लेस वैल्यू को बयां कर दे। कि अगर आपको जैसे सपोज करते हैं कि टी की प्लेस वैल्यू अगर चाहिए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। इस तरह की परिस्थितियों को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिससे चीजें आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाए, आसान हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम आप बर्बाद कर रहे होंगे। और एक एक सेकंड की बहुत कीमत होती है, क्योंकि सिलेक्शन बेटा जो रुकता है वो पॉइंट में रुकता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपका सिलेक्शन 5 नंबर से रुका या 10 नंबर से रुका। यदि 5 या 10 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो ये मान के चलिए कि आप सिलेक्शन की लाइन में भी नहीं है। आप कंपटीशन दे जरूर रहे हैं, कंपटीशन फेस जरूर कर रहे हैं, आप सिलेक्ट होने के काबिल हैं ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आगे नहीं हो सकते, फिर आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि अभी नहीं है आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मतलब 5-10 नंबर से अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको और बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत की आपको जरूरत है। जिसका सिलेक्शन पॉइंट में रुक रहा है वो हाँ उस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो कभी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है।
बशर्ते उसकी अप्रोच बहुत अच्छी होनी चाहिए, सिलेक्शन के लिए उसके पास ट्रिक होनी चाहिए, ये चीजें याद रखिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग की, और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले एक बेटा हम बात करेंगे, तो वो बात करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू और अपोजिट की। ठीक है, हम यहां पर किसकी बात करेंगे? सबसे पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत जो आता है, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, इनकी प्लेस वैल्यू की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत आसानी से आज मैं आपको करवा दूंगा याद, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। कभी भी आप प्लेस वैल्यू को नहीं भूलोगे, किसी भी हालत में कभी भी नहीं भूलोगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर हम देखने वाले हैं, जो टोटल लेटर होते हैं बेटा हमारे पास वो कितने होते हैं? 26। जो टोटल लेटर होते हैं वो कितने होते हैं बेटा? 26 लेटर होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26 लेटर। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कुछ लेटर तो ऐसे होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू ऑलरेडी हमें याद होती है, कुछ लेटर ऐसे होते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू हमें याद करनी होती है। रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। समस्या मैंने बताया ना, दो प्रकार की होती है एग्जाम में। एक तो वो बच्चा परेशान होता है जो रट के जाता है, एक वो बच्चा परेशान हो जाता है जिसने वहां पर पूरे A to Z तक लेटर लिख लिए, फिर उसके नीचे उनकी प्लेस वैल्यू लिख ली। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। तो जैसे A B, लेटर खुद अपनी प्लेस वैल्यू को बयां करेगा, आप ध्यान से देखिएगा। C D E F G H, ठीक है, I J K L M N O P Q R S T U V W X Y, लास्ट वन इज Z। तो बेटा टोटल लेटर की अगर हम बात करेंगे तो टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 लेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी प्लेस वैल्यू किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं होती है, सबको इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में पता होता है। किसी को याद करने की जरूरत नहीं होती, सबको इनकी प्लेस वैल्यू के बारे में पता होता है। बाकी लेटर्स की प्लेस वैल्यू हमें याद करनी है, और बहुत आसानी से मैं आपको याद करवा दूंगा। देखिए, आप देखिए कई सारे बच्चे हैं, आपने भी सुना होगा, मैंने भी पढ़ा है, और हर बच्चा ये पढ़ता है, लगभग हर टीचर ये पढ़ाता है। एजोटी एक नाम का वर्ड होता है जिसमें 5 की सीरीज प्ले होती है, 5, 10, 20, 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं ई की प्लेस वैल्यू। प्लस मैंने कहा ना, लेटर अपनी प्लेस वैल्यू को खुद बयां करता है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अब जैसे ये ई है, अगर हम यहां पर बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ई की अगर हम बात करेंगे, अगर इसे हम यहां से डिनोट कर दें बेटा, तो ये ई बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? और अगर इसे हटा के यहां से डिनोट करें तो क्या बन जाएगा? 5। अगर हम फिर से देखिए, हटा के यहां से डिनोट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ई। इसे हटा के यहां से डिनोट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5। इसे यहां से हटा के यहां से डिनोट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ई। और इसे यहां से हटा के यहां से डिनोट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 5। तो उस कंडीशन में आप देख रहे होंगे कि ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। ई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। मतलब अब आपको मैंने केवल एक लेटर ई बताया है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एफ में आपको 6 दिखाई देना शुरू हो गया होगा। एफ में आपको क्या दिख रहा होगा बेटा? 6। जैसे ये एफ है, अगर हम इसे यहां से डिनोट करते हैं एफ को, तो ये एफ दे रखा है हमारे सामने। अगर एफ को बेटा हम यहां से डिनोट करेंगे तो क्या बन जाएगा? 6। क्या बन जाएगा? 6। हटा देंगे तो वापस क्या बन जाएगा? एफ। इसे यहां से डिनोट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 6। हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ। इसे यहां से डिनोट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 6। हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ। इसे यहां से डिनोट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 6। हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ। और फिर से डिनोट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 6। और हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? एफ। फिर से डिनोट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 6। तो एफ की प्लेस वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 6। कितनी हो जाएगी एफ की प्लेस वैल्यू? 6। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? 7। अब ये क्या है? 7। ध्यान से देखिए, या यहां पर अगर हम बात करेंगे, जब हम जी की बात करने वाले हैं तो जी का हमने ऐसा बनाया, थोड़ा सा हम यहां पर देखिएगा, इसे घुमाएंगे, अगर इसे हम यहां से जोड़ देते हैं क्या बन जाएगा? 7।
हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, अगर हम यहां पर देखिए इसे जैसे हमने देखा, अगर यहां से हम इतना पार्ट हटा देते हैं, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, जी दे रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करने वाले हैं, ये जैसे हमारे सामने दे रखा है 7 है, अगर हम यहां से जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, जी, हटा देंगे तो वापस क्या बन जाएगा 7, फिर से अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, जी, फिर से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 7, फिर से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जी, फिर से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा 7, और फिर से जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, जी। तो इतना पार्ट जब आप छुपाओगे या हटाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 7, क्या दिखाई देगा 7। तो यहां पर जी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 7। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे एच की अगर आप बात करेंगे तो एच में भी आपको उसकी प्लेस वैल्यू दिखाई देना शुरू हो गई होगी, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम एच की बात करेंगे, ये एच है, अगर इसे हम यहां से डिनोट कर दें और यहां से डिनोट कर दें तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, कितनी हो जाएगी 8, और अगर हटा देंगे तो वापस क्या आ जाएगा एच, फिर से डिनोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और फिर से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा एच, फिर से अगर हम डिनोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और फिर से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा एच, फिर से डिनोट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और फिर से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा एच। यहां तक बेटा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करने वाले हैं एच, तो ये किसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, एच की। अब आई की बात करने वाले हैं, एक आई हम स्टैंडर्ड ऐसा भी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, आप सब लोग लिखते होंगे, एक आई ऐसा भी लिखते हैं। तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9, कितनी हो जाएगी 9, आई की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, एक स्टैंडर्ड आई लिखा जाता है ऐसे। उसके अलावा J4 क्या होता है बेटा, जर्सी नंबर 10, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, जर्सी नंबर 10, ठीक है, जर्सी नंबर 10, ये कौन पहनता था, ये कौन पहनता था, तो आपने लियोन मेसी को भी जर्सी नंबर 10 पहने हुए देखे हुआ होगा, मतलब पहने देखा होगा, या फिर आपने सचिन तेंदुलकर को भी जर्सी नंबर 10 पहने देखा होगा। जब सचिन तेंदुलकर ने रिटायरमेंट की घोषणा की तो हमारा जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है हमारे देश का, उसका नाम क्या है बेटा, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाम है बीसीसीआई, क्या बोलते हैं, बीसीसीआई। मुझे पूर्ण विश्वास है जो क्रिकेट के शौकीन हैं उनको भी इसका फुल फॉर्म नहीं पता होगा, बहुत रेयरेस्ट। आप ये मान के चलिए इतना बड़ा रेशियो मैं आपको बता रहा हूं, बीसीसीआई का फुल फॉर्म 10 में से केवल 1 या 2 व्यक्तियों को पता होता है, बाकी को हो सकता है 10 के 10 को ना पता हो, ये भी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 10 में से 5 को पता हो और 5 को पता ना हो, नहीं, हमेशा 90 और 80% लोगों को पता ही नहीं होता है बीसीसीआई का फुल फॉर्म। आप देख लीजिएगा, आप पहले खुद से सोचिए क्या फुल फॉर्म है, एक बार दिमाग में देख लीजिए, सोच लीजिए, नहीं आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, दैट इज नोन एज बीसीसीआई, जो कि सबसे धनिक क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है पूरे विश्व का, ठीक है। अगर हम बीसीसीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई ने क्या किया बेटा, जर्सी नंबर 10 पर क्या लगा दी, रोक लगा दी, और कहा कि जो जर्सी नंबर 10 है वो सचिन की याद में रखी जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे कि अब कोई भी प्लेयर आपको जर्सी नंबर 10 पहने हुए देखे हुए नहीं दिखता, पहने मतलब जो पहना हुआ ऐसा कोई प्लेयर आपको नहीं दिखेगा जिसने क्रिकेट टीम में है, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में, और वो जर्सी नंबर 10 पहने हुए है। हम भारतीय टीम की बात कर रहे हैं, क्लियर, अदर किसी और देश की टीम की बात नहीं कर रहे हैं। तो J4 क्या हो जाएगा, जर्सी नंबर 10। उसके अलावा आप एजोडी से भी याद कर सकते हैं, कहां से याद कर सकते हैं बेटा, एजोडी से। तो यहां पर भी क्या होगा, J की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो यहां पर J की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। 9 अप्रैल से आईपीएल शुरू होने वाले हैं, यू नो वेरी वेल, ठीक है, कब से, 9 अप्रैल से। तो आई होप कि आप सभी लोग एग्जाम की तैयारी करोगे, ना कि आईपीएल की तैयारी करोगे। आईपीएल की तैयारी ऑलरेडी प्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, के की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, किंग्स 11 पंजाब, नाम सुना होगा ना बेटा, किंग्स 11 पंजाब। तो के की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, किंग्स 11 पंजाब। तो के की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, किंग्स 11 पंजाब, ऐसे इसे याद करेंगे। के की जो प्रीति जिंटा वाली टीम है आईपीएल में, उसका नाम क्या है, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। एल की अगर हम बात करते हैं तो बोली 12, बोली 12, एक बार बोल के देखिए 12। जब आप 12 बोलोगे तो लास्ट में एल का उच्चारण आएगा, 12,
एल आ रहा है कि नहीं आ रहा है लास्ट में, मतलब एल की ही प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है 12, कितनी हो जाती है 12। उसके अलावा L4 क्या होता है बेटा, L4 होता है, ध्यान से देखिए, L4 होता है मिस्टर लालू प्रसाद यादव। कौन से यादव, लालू प्रसाद यादव, जिनके 9 बच्चे, लालू जी और उनकी धर्मपत्नी, टोटल मिलाकर एक क्रिकेट टीम तैयार। क्या है, एक क्रिकेट टीम तैयार। उसके अलावा एक क्रिकेट टीम तैयार हो गई है, तो ये क्रिकेट टीम तैयार है। इसमें अगर हम बात करने वाले हैं तो इसमें सपोज करिएगा कि आप उस टीम के कौन है, कोच, तो यहां पर कितना हो जाएगा 12, तो एल की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। या फिर आप ध्यान से देखिए, 2 डंडी दिख रही होंगी ना आपको, अगर यहां इसे काट देते हैं तो एक ऊपर वाली डंडी और एक नीचे वाली डंडी, तो एल में कितनी डंडी है 2, तो ये कितना निकल के आ रहा है 2, 2 मतलब क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो उस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। उसके अलावा 12 जब हम बोलते हैं तो एल निकलता है कि नहीं निकलता है, तो 12 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है एल, या एल की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 12। क्लियर। अगर एम को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा 90 डिग्री से घुमा दें, कितने डिग्री से घुमा दें 90 डिग्री से, अगर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते तो ये हमें 3 जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, 3 जैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से जब हम इसे घुमाएंगे, जैसे 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, तो इसे हमने केवल और केवल कितने डिग्री से घुमाया 90 डिग्री से, तो ये कैसा दिखाई देगा 3 जैसा। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 13, कितनी हो जाएगी 13, तो एम की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 13। उसके अलावा 1 2 3 4, जब भी आप रोमन अक्षर में 4 लिखते हैं, याद रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी आप रोमन अक्षर में 4 लिखते हैं तो अधिकतर देखिएगा कि आप उसे एन जैसा लिख देते हैं। कैसा लिख देते हैं, एन जैसा। जब भी आप रोमन अक्षर में 4 लिखेंगे तो उसे कैसा लिख देंगे, एन जैसा। तो यहां पर एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4। अब रोमन अक्षर का 4 जैसा लिखा है ना, तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये 4 जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपको हल्का सा मैं बता देता हूं यहां पर, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, कितनी हो जाएगी बेटा 14। तो एन की प्लेस वैल्यू इस हिसाब से कितनी हो जाएगी 14। ओ को कहां से याद करेंगे, इजोटी से, बहुत आसान है। ओ को कहां से याद कर लेंगे, इजोटी से। कहां से याद करेंगे बेटा, इजोटी से। तो ओ की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, कितनी हो जाएगी 15। उसके बाद पी की हम बात करने वाले हैं। अगर आप पी को अगर आप पी को 180 डिग्री से अपोजिट कर देते हैं, 180 डिग्री से जब अपोजिट करेंगे तो ये आपको 6 जैसा दिखाई देगा, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, कितनी हो जाएगी 16। तो पी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 16। क्यू देखिए, ये आपको 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हल्का सा, ये क्या दिख रहा है 7, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 17, कितना हो जाएगा 17। एक बार आप गौर से देख लेंगे तो आपको कभी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। तो क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। आर को अगर हम यहां से डिनोट करते हैं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अगर जैसे हमने इसे यहां से डिनोट किया ना, आर को बहुत ध्यान से देखिए, हमने इसे यहां से डिनोट किया, आर को डिनोट किया कि नहीं किया, तो आर की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। अगर हम इसे वापस लाते हैं तो क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, हटा देंगे तो आर की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी यहां पर, ठीक है, आर हो गया। अगर हम इसे वापस लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, आर की प्लेस वैल्यू 8 जैसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 18। एस को अगर हम यहां से डिनोट करते हैं, कहां से डिनोट करते हैं, एस को यहां से डिनोट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19। एस की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 19। अगर हम यहां पर बात करेंगे, जैसे ये एस था ना, वापिस देखिएगा, ठीक है, तो एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 19। अगर इसे हम यहां से डिनोट कर देंगे तो 9 जैसा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हटा देंगे तो फिर से क्या बन गया एस, और फिर से अगर हम इसे डिनोट करते हैं तो क्या बन गया 9, और फिर से हटा देंगे तो क्या बन जाएगा बेटा एस, और फिर से डिनोट करेंगे तो क्या बन जाएगा 9। तो उस कंडीशन में एस की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 19। T20 वर्ल्ड कप इसी साल है ना इंडिया में, याद है, T20 वर्ल्ड कप जहां तक मुझे पता है इसी साल इंडिया में होने वाला है, थोड़ा सा आप कंफर्म कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाएगा, जीए के सेक्शन में या जीएस के सेक्शन में या जनरल नॉलेज के सेक्शन में आ जाएगा, जिसमें आपके में ये पूछ लिया जा सकता है कि जो 2021 में वर्ल्ड कप होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, वो कहाँ होने वाला है। तो आई थिंक इंडिया में, एक बार आप इसे कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अंडर 21
बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं? अंडर 21। अब ये अंडर 21 कहां पर यूज होता है बेटा? ये आपका यूज होता है हॉकी में। अंडर 21 क्या हो गया? अंडर 21 ये कहां यूज होता है? ये आपका यूज होता है हॉकी में, फुटबॉल, ठीक है। ये दो जगह पर, क्रिकेट में जो यूज होता है ध्यान रखिएगा वो अंडर 19 होता है। अंडर 21 किस में यूज किया जाता है बेटा? फुटबॉल में यूज किया जाता है। और किस में यूज किया जाता है? हॉकी में। किस में यूज किया जाता है? हॉकी में। और किस में यूज किया जाता है? फुटबॉल में। तो ये क्या हो जाएगा? अंडर 21। क्या हो जाएगा? अंडर 21। V4 क्या होता है? विक्ट्री कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे डिनोट करते हैं कि नहीं? 22 मतलब 22, 22 मतलब कितना हो जाएगा? 22। तो V4 क्या हो जाएगा? विक्ट्री। क्या हो जाएगा बेटा? विक्ट्री। 22 मतलब कितना हो जाएगा? 22। तो V4 क्या हो जाएगा? विक्ट्री। 22 मतलब कितना हो जाएगा? 22। ऐसे डिनोट करेंगे, 22 मतलब 22। अगर W को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे तो ये 3 जैसा दिखाई देगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 23। कितनी हो जाएगी? 23। X 24 होता है कि नहीं होता है? X की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24। एक्चुअल में क्या होता है कि स्टार्टिंग के 3 लेटर और लास्ट के 3 लेटर, इनकी प्लेस वैल्यू सभी को याद होती है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये 4 लाइनें आपको दिखाई देंगी, एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली, एक इस साइड वाली। तो 4 तो 24 हो जाएगा, बाकी ये 25। लास्ट के 3 लेटर्स तो सभी को याद हो ही जाते हैं, और ये 26। तो होप सो आपको अब कभी भी एग्जाम हॉल में पहले से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। आपको इजीली ये चीजें याद हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। ठीक, क्लियर? आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं अपोजिट। क्योंकि दोनों चीजें बहुत जरूरी है, प्लेस वैल्यू भी बहुत जरूरी है और अपोजिट लेटर्स भी बहुत जरूरी है। प्लेस वैल्यू हमने ये समझा क्या है कि बच्चा जो होता है, जिसके हैबिट में ये होती है, वो प्लेस वैल्यू को अगर एग्जाम हॉल में लिख के रखता है तो वो अपोजिट को भी लिख के रखता है, और टाइम उसका वहीं बर्बाद होता है। तो बेटा ना तो आपको प्लेस वैल्यू लिखने की, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जो होता है वो पूरा का पूरा प्लेस वैल्यू और अपोजिट पर डिपेंड होता है। अगर वहां पर लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग आता है तो, मतलब लेटर जिसमें है कोडिंग डिकोडिंग में, तो वो किस पर बेस होता है? इन्हीं पर बेस होता है, इनकी प्लेस वैल्यू पर बेस होता है, और अपोजिट लेटर पे भी बेस होता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम अपोजिट की बात करेंगे। ठीक है, इसी में पहले हमने प्लेस वैल्यू की बात की, अब किसकी बात करने वाले हैं? अपोजिट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अपोजिट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, अब हम इसकी बात करने वाले हैं। तो किसकी बात करेंगे? अपोजिट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ध्यान से देखिएगा, ये बेटा हम क्या लिख रहे हैं? इनके अपोजिट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अपोजिट। तो अपोजिट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका है। आज के बाद कभी भी आपको अपोजिट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेटर ही मैंने कहा ना, अपनी प्लेस वैल्यू को और अपने अपोजिट को बयां करेगा। किसी भी चीज को ना तो लिखने की जरूरत पड़ेगी और ना ही रटने की जरूरत पड़ेगी। बहुत आराम से और बहुत आसानी से आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। तो ध्यान से देखिएगा, अपोजिट लेटर्स की बात करेंगे। जैसे ये क्या होता है बेटा? A to Z। क्या होता है? A to Z। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड। जेड का अपोजिट क्या होता है? ए। तो बहुत आसानी से आप इसे याद कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए टू जेड। और ये क्या होता है? बॉय। बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। या फिर बॉय के अलावा अगर हम बात करने वाले हैं मतलब वाई, जब हम कोई भी चीज किसी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा कोई काम कराते हैं तो वाई लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई। और बाय का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। बी का अपोजिट बाय और बाय का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। उसके अलावा चेन्नई एक्सप्रेस क्या हो जाएगा बेटा? चेन्नई एक्सप्रेस। क्या हो जाएगा? चेन्नई एक्सप्रेस। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा? सी। उसके अलावा ड्यू,
डी का अपोजिट क्या होगा बेटा डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा डी, डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा डी। या क्या क्या बोलते हैं बेटा इसे बेल्डन, क्या बोलते हैं बेल्डन। डी का अपोजिट क्या होगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या होगा डी। तो इस प्रकार से भी आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू, और डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा डी। तो यहां पर हम देख रहे हैं बेल्डन से भी याद कर सकते हो, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा और डब्ल्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा डी। यहां तक समझ में आया बेटा आपको। उसके बाद एक वर्ड होता है लव, ठीक है, सबने देखा होगा। अब हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं आई लव माई मामा, आई लव माई पापा। अरे क्यों नेगेटिव सोचते हो यार, आप अपने माँ बाप से भी तो प्यार करते हो और करना भी चाहिए, माँ बाप से भी प्यार करते हो। बाकी जो दूसरी जगह लव की आप बात कर रहे हैं, जो एक तरफा होता है, कभी दोनों साइड से होता है, उसकी शुरुआत अच्छी होती है और लास्ट में अधिकतर जाकर अधिकतर के क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। केवल माँ बाप के साथ जो प्यार होता है वो हमेशा बना रहता है, बाकी दूसरी जगह ये डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाते हैं, दो टुकड़े हो जाते हैं। तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा केवल आपको याद कराने का मकसद है, जिससे आपको हमेशा याद हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एल का अपोजिट क्या हो जाएगा ओ, ओ का अपोजिट हो जाएगा एल, ठीक है। वी का अपोजिट क्या हो जाएगा ई, और ई का अपोजिट क्या हो जाएगा वी। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। उसके अलावा एक वर्ड होता है इवनिंग, क्या होता है बेटा इवनिंग। तो यहां पर इवनिंग एक वर्ड होता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ई का अपोजिट क्या हो जाएगा भी, भी का अपोजिट क्या हो जाएगा ई, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा वी, वी का अपोजिट क्या हो जाएगा ई। इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, हम इसे याद कर सकते हैं। ये एक मूवी आपने देखी होगी फालतू, एक गाना है उसमें 4 बज गए हैं पार्टी अभी बाकी है, तो उस मूवी की हम बात करने वाले हैं। तो एक फालतू मूवी आई थी जिसमें उन स्टूडेंट को लिया गया था जिनके मार्क्स कम थे, जिन्हें किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, तो उनके लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई गई थी फालतू नाम की। मतलब ये मूवी में दिखाया गया है, जिसमें नाम लिखा है F4 होगा था फकीरचंद एंड लकीरचंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, फकीरचंद एंड लकीरचंद ट्रस्ट यूनिवर्सिटी। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ। या एक वर्ड होता है बेटा उफ, यू का अपोजिट क्या होता है यहां से भी एफ, एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू। या आप फूक मारते हो ना सर्दियों में, जब अग्नि जलानी होती है, सर्दी लग रही होती है, अग्नि बुझ जाती है, फिर उसको आप वापस जलाते हो, माचिस नहीं होती है हल्की, तो उस कंडीशन में फूक मारते हो। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ और यू, क्या पढ़ोगे फू, ऐसे ही पढ़ोगे ना एफ और यू क्या फू। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू, यू का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ, एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ। उसके अलावा जीटी रोड, जीटी रोड सुना होगा, जीटी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, जीटी एक्सप्रेस क्या है बेटा जीटी एक्सप्रेस। तो जी का अपोजिट क्या होता है, ठीक है, टी, टी का अपोजिट क्या होता है जी, जीटी एक्सप्रेस। ये मैंने आपको डायरेक्ट एक्सप्रेस लिख दिया था क्योंकि हमें यहाँ सी का अपोजिट चाहिए था, अदरवाइज जो स्पेल आउट होती है वो ई एक्स से शुरू होता है, ठीक है। तो सी का जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा जी। एक वर्ड होता है गॉट, जी का अपोजिट क्या होता है बेटा टी, टी का अपोजिट क्या होता है जी, जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा जी। इस प्रकार से भी हम इसे याद कर सकते हैं। ये क्या होता है बेटा हाई स्कूल, क्या होता है हाई स्कूल, हाई स्कूल भी बोल सकते हो, हायर सेकेंडरी भी बोल सकते हो, हाई स्पीड भी बोल सकते हो, हरभजन सिंह भी बोल सकते हो, हनी सिंह भी बोल सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार से भी आपको याद करना है उस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हाई स्कूल, क्या हो जाएगा हाई स्कूल। दैट इज नोन एज इंडियन रेलवे, क्या बोलेंगे बेटा इंडियन रेलवे। आर का अपोजिट क्या हो जाएगा आई, आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर, या आर आई रेवेन्यू इंस्पेक्टर, क्या कहलाएगा बेटा ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर, या इंडियन रेलवे या क्या कहलाएगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर। जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा जे। तो हम बोलते हैं ना कई बार कोई भी चीज जो होती है हमसे कुछ नुकसान हो जाता है तो पिताजी हमें डांटते हैं और बोलते हैं बेटा तुमने जे क्यों किया, कई बार सुना होगा जे क्यों किया। तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। या फिर क्या होता है क्वीन ऑफ झांसी, क्या होता है बेटा क्वीन ऑफ झांसी, क्या हो जाएगा क्वीन ऑफ झांसी। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा जे। तो जे का अपोजिट क्यू, क्यू का अपोजिट जे। क्वीन ऑफ झांसी सुना होगा ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, हल्देलो बुंदेलो से हमने सुनी ये कहानी थी। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा क्यू, क्यू का अपोजिट क्या हो जाएगा जे। यहां तक ऐसे आप भी आप याद कर सकते हो, कोई जंगल क्वीन भी याद कर सकते हो। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अगर हम यहां पर बात करने वाले हैं रानी दुर्गावती जो क्वीन ऑफ जबलपुर भी याद कर सकते हो, तो कैसे भी आप चाहो वैसे याद कर सकते हो।
यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं तो पीके एक मूवी आई थी आमिर खान की, सुना है? पीके, पीके एक मूवी आई थी, ठीक है? तो पीके इस प्रकार से भी याद कर सकते हो आप। उसके अलावा एक आपने सुना होगा कमला पसंद, सुना है बेटा कि नहीं सुना? कमला पसंद, दाने दाने में केसर का स्वाद। बेटा इसमें दाने दाने में केसर का स्वाद नहीं होता है, वो किस में होता है? जो अजय देवगन वाला है, कौन सा है वो? विमल पान मसाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा? कमला पसंद भी एक मतलब पाउच होता है, गुटखा होता है। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी। पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? के। तो पी का अपोजिट क्या हो जाएगा? के का अपोजिट क्या हो जाएगा? पी। पी के एक मूवी है, क्या है? पी के एक मूवी है। उसके अलावा कल्लू पहलवान, क्या बोल सकते हैं आप इसे? कल्लू पहलवान। पहले लोगों को सजा दी जाती थी, किसकी सजा दी जाती थी? काले पानी की दी जाती थी कि नहीं दी जाती? काले पानी की। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। उसके अलावा कानपुर भी याद कर सकते हो। तो जैसे आप याद करना चाहें, किसी का नाम होता है, जैसे मेरा नाम पंकज दीक्षित है, तो यहां पर पंकज कुमार दीक्षित, तो पंकज कुमार क्या हो जाएगा? पंकज कुमार। या प्रवीण कुमार एक प्लेयर है, ठीक है? इंडियन क्रिकेट टीम है जो बॉलिंग करता था, अभी तो नहीं है, ठीक है? तो प्रवीण कुमार, क्या नाम है बेटा? प्रवीण कुमार। केविन पीटरसन भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? केविन पीटरसन। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। उसके अलावा एल और ओ के अपोजिट की जब हम बात करेंगे, तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ लब को दो भागों में डिवाइड किया, तो एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। और जब क्रिकेट की बात आई है तो लास्ट ओवर क्रिकेट में होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? लास्ट ओवर। या किसी को हम कोई चीज देते हैं तो क्या बोलते हैं? एल और ओ, लो। क्या बोलते हैं बेटा? एल और ओ क्या बोलते हैं? लो। किसी को कोई भी चीज हम देते हैं, जैसे कुछ भी मैंने मान के चलिए स्टाइलिश आपको दिया, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? जब मैं किसी को दूंगा, किसी ने मांगा कि लीजिए, एल और ओ। या हम अपना नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं लो। क्या बोलते हैं? लो। एल और ओ क्या? लो। उसके अलावा मन की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ, सुना होगा, ठीक? मन की बात प्रधानमंत्री मोदी के साथ। या फिर एम का अपोजिट क्या हो जाता है? एन। मन, मैन, क्या बोलेंगे? मैन। एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम, तो मैन भी होता है, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एन, एन का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम। यहां तक क्लियर, समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? तो ये इस प्रकार से बेटा क्या करोगे आप? अपोजिट याद करोगे। तो हमने प्लेस वैल्यू भी समझी है, प्लेस वैल्यू को भी हमने याद किया है बेटा, बहुत आसानी से। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल एक बार आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहां पर हमने अपोजिट को भी देखा है, तो इसे भी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? यहां तक समझ में आया? कोडिंग डिकोडिंग में आपको मैं जो मैन स्टार्ट कोडिंग डिकोडिंग इसके क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा ये प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर्स बताया हूं, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए। क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें जो देखने वाले हैं, कुछ सीरीज के फॉर्म में जो चीजें होती हैं, जैसे अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज होती है, न्यूमेरिकल सीरीज होती है, ठीक है? अल्फाबेटिकल सीरीज होती है। तो इन सीरीज की हम बात करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज या न्यूमेरिकल सीरीज ये आती ही आती है। कुछ ट्रिक की बात करेंगे, ट्रिक के बेस पर भी आंसर निकालेंगे, ठीक है? जैसे अगली स्लाइड में जो मैं आपको क्वेश्चन लेकर आऊंगा वो पूरा का पूरा अगले वीडियो में स्लाइड के बेस पर क्वेश्चन लाऊंगा, जिससे आपको आसानी भी होगी, देखने में विजिबल काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। यहां पर हम बात करने वाले हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल सीरीज आई है हमारे सामने, इसमें हम हेडिंग लिख ले लेते हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। बेटा हम किसकी बात करने वाले हैं? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज की बात करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ $, 5, P, 7, स्टार, परसेंटेज, हैज, @ ठीक है, कॉपीराइट, उसके अलावा 9, 4, 3 एंड H, W, A, I, ठीक है, E, और यहां पर 8, ठीक, रुपीज, इतना हमने ले लिया, ठीक है? इतना हमने लिख लिया। तो ये क्या कहलाएगी? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, जिसमें डिजिट भी हो, सिंबल भी हो और लेटर भी हो। तो वो सीरीज कौन सी सीरीज कहलाती है बेटा? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें क्या क्या हो? डिजिट भी हो,
सिंबल भी हो, तो उस सीरीज की अगर हम बात करने वाले हैं तो वो कौन सी सीरीज कहलाएगी? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। ये जो साइड होती है, ये साइड, ये हमेशा बेटा लेफ्ट होता है, और ये जो साइड होती है वो हमेशा क्या होता है? राइट होता है। ये क्या होता है? हमेशा राइट होता है। तो जब भी बोला जाता है फ्रॉम द लेफ्ट, क्या बोला जाता है? फ्रॉम द लेफ्ट, तो हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं। आप अपने आप को देखिए, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखते वक्त आपका लेफ्ट हैंड ये है, तो लेफ्ट से राइट, तो इधर ही जाएगा ना, लेफ्ट से राइट, मतलब लेफ्ट से राइट, राइट की ओर जाएंगे। और जब आप वीडियो देख रहे हैं और ये आपका क्या है? राइट है, तो राइट से लेफ्ट, तो इधर ही जाएंगे, राइट से लेफ्ट। तो ये क्या होता है कि जब भी बात आती है फ्रॉम द लेफ्ट तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब भी बात आती है फ्रॉम द राइट तो राइट से लेफ्ट जाते हैं। ये मैंने इसकी बात बता दी आपको। लेकिन अगर वर्ड आ जाता है टू द लेफ्ट, जैसे टू द लेफ्ट, अब आपका लेफ्ट कौन सा है? ये, तो टू द लेफ्ट मतलब इस साइड, लेफ्ट की ओर, और टू द राइट मतलब इस साइड, राइट की ओर, मतलब राइट की ओर बोला जाता है, दाएं की ओर बोला जाता है तो ये होता है, बाएं की ओर बोला जाता है तो ये होता है। तो ये क्या होता है? फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, दोनों में वर्ड का अंतर समझिएगा। फ्रॉम द लेफ्ट मतलब राइट से लेफ्ट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसे आप बोल सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट लेफ्ट से राइट की ओर। क्लियर? या अगर हिंदी में बात करें, फ्रॉम द लेफ्ट मतलब बाएं से, कहां से? बाएं से, बाएं से, या बाएं से, बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फ्रॉम द राइट, क्या वर्ड बोला गया बेटा? फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। क्लियर? फ्रॉम द राइट इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या होगा? राइट टू लेफ्ट, मतलब यहां बोल सकते हैं तो दाएं, दाएं से। ठीक है, यहां पर हो जाएगा दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको, दाएं से बाएं की ओर। अब देखिए हमारे सामने ये है। अब मैंने आपको एक बात और बताई, जब वर्ड आता है टू द लेफ्ट, जैसे के दे रखा है, तो टू द लेफ्ट क्या बोला जाएगा? टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट। टू द लेफ्ट की जब भी बात आएगी मतलब बाएं की ओर। ठीक है, मतलब आप हमेशा अब इस साइड जाओगे, और जब वर्ड बोला जाएगा टू द राइट, टू द राइट, टू द राइट मतलब दाएं की ओर, तो आप हमेशा किस साइड जाओगे? इस साइड जाओगे। जब फ्रॉम द लेफ्ट होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस साइड जाओगे। जब टू द लेफ्ट होगा तो इस साइड जाओगे। जब फ्रॉम द राइट होगा तो राइट से लेफ्ट की ओर जाओगे। जब टू द राइट होगा तो इस साइड जाओगे। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? देखिए क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने, ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा। कहा गया है विच एलिमेंट will be 6 from the left, from the left, from the left। इतना बोला गया फ्रॉम द लेफ्ट के लिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो जब बोला गया फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट बोला गया है, तो यहां पर लेफ्ट ये है, मतलब विच एलिमेंट विल बी 6 फ्रॉम द लेफ्ट, कौन सा एलिमेंट लेफ्ट साइड से 6 नंबर पे होगा? तो लेफ्ट से 6 नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो क्या हो जाएगा बेटा? परसेंटेज। क्या हो जाएगा यहां से? परसेंटेज। तो क्या दिख रहा है बेटा आपको? परसेंटेज। तो यहां पर हमें समझ में आ गया, तो क्या आंसर हो जाएगा? परसेंटेज। दूसरी बात, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? परसेंटेज। अगर बोला जाता है, क्वेश्चन आया यहां पर हमने ले लिए, विच एलिमेंट will be 7th, which element will be 7 to the left of, to the
टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से 10th नंबर के लेफ्ट में 7 पर क्या होगा, लेफ्ट साइड से 10th के लेफ्ट में 7 पर क्या होगा। तो देखिए अब ये वर्ड लग गया ना, फ्रॉम द लेफ्ट, और किसकी ओर जाना है, टू द लेफ्ट। तो लेफ्ट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, और जब लेफ्ट से लेफ्ट की ओर जाएंगे तो वापस आ जाएंगे ना। तो पहले फ्रॉम द, यहां से हमेशा देखेंगे फ्रॉम द लेफ्ट, तो फ्रॉम द लेफ्ट ये, फ्रॉम द लेफ्ट से जाएंगे तो 10th नंबर पर जाना है, तो 3, 6, 9 और 10, 10 पर क्या हो गया, 9। अब देखिए 9 के लेफ्ट में, टू द लेफ्ट बोला गया ना, 9 के लेफ्ट में 7 नंबर पर, तो 9 को छोड़कर, तो 9 के लेफ्ट में 7 नंबर पर तो यहां 3, 6, 7 पर क्या हो जाएगा बेटा, पी। क्या हो जाएगा आंसर, पी। यहां पर क्या हो जाएगा, पी। तो आंसर क्या होगा, पी। अब ध्यान से देखो, आपको कभी ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जब लेफ्ट टू लेफ्ट की बात होगी तो हमेशा माइनस होगा, जब राइट टू राइट की बात होगी तो हमेशा माइनस होगा, जब लेफ्ट टू राइट की बात होगी या राइट टू लेफ्ट की बात होगी तो हमेशा क्या होगा, प्लस, या राइट टू लेफ्ट की बात होगी तो भी क्या होगा, प्लस। क्लियर, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं, जैसे ये आपको समझ में आ गया होगा, तो लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट, ये वर्ड दे रखा है, तो यहां पर ये समझ में आएगा आपको। तो ये वर्ड जब दे रखा है तो यहां पर लेफ्ट से कितने नंबर पर दे रखा है बेटा, लेफ्ट से 3, 6, 9, 10, क्या दे रखा है, 10। 10 नंबर पे 9 था, तो 10 में से कितना माइनस होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट है, ये लेफ्ट दे रखा है, और ये भी क्या दे रखा है, लेफ्ट। क्या दे रखा है, लेफ्ट। तो 10 में से कितना माइनस होगा बेटा, यहां पर 7। 10 में से कितना माइनस होगा, 7। तो यहां पर जो आंसर आप निकालोगे, 10 में से कितना माइनस करोगे, 7। इसे हम थोड़ा सा हटा देते हैं, तो जब आंसर हम लिखेंगे यहां पर, तो 10 माइनस 7 मतलब कितना आ जाएगा, 3, थर्ड नंबर पर। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, हमेशा याद रखिएगा फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से ही देखेंगे, और जब लेफ्ट से देखेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्योंकि यहां पर जो वर्ड लगा है वो लेफ्ट लगा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पी। आंसर क्या हो जाएगा, पी। ठीक है, फ्रॉम द लेफ्ट, तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, पी। तो देखिए बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया, कि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में पूरी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। जब उसमें दोनों लेफ्ट दे रखे तो 10 में से कितना माइनस हो जाएगा, 7, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 10 में से 7 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और यहां से लेफ्ट से क्या हो जाएगा, यहां पर पी। क्या हो जाएगा, पी। इतनी सी बात समझ में आ गई सबको। ठीक है, तो ये इस तरह से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हम यहां पर इसे हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए, एक क्वेश्चन और ले लेंगे, विच एलिमेंट, मतलब अवयव या तत्व, विच एलिमेंट विल बी फोर्थ टू द राइट ऑफ 6 फ्रॉम द राइट एंड। तो बेटा इसका आंसर हमें निकालना है। अब हमें पता है राइट टू क्या दे रखा है, राइट टू राइट दे रखा है, राइट टू राइट दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पर 6 में से माइनस कितना होगा, 4, तो क्या बचेगा, 2। अब कहां से देखेंगे, फ्रॉम राइट, कहां से देखेंगे, फ्रॉम राइट, और राइट से 2 पर क्या हो जाएगा, 8, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 8। क्या आंसर हो जाएगा उस कंडीशन में, आंसर 8। इतनी सी बात समझ में आ गई। पूरी की पूरी सीरीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पूरी की पूरी सीरीज सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, विच एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो ये होता क्या है, लेफ्ट टू राइट है ना, तो प्लस हो जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस कितना होगा, 5, तो कितना हो जाएगा, 8 नंबर। और कहां से पूछा गया बेटा, फ्रॉम राइट,
हमेशा कौन सा वर्ड दे रखा है? राइट। तो फ्रॉम राइट, तो यहाँ 3 6 राइट, यहां पर क्या हो जाएगा? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? क्या आंसर हो जाएगा बेटा? 3। तो उस कंडीशन में आंसर क्या निकल के आ जाएगा? 3। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब लेफ्ट टू राइट करेंगे तो प्लस होगा, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो प्लस होगा, लेफ्ट टू लेफ्ट देखेंगे तो माइनस होगा, और राइट टू राइट देखेंगे तो माइनस होगा। मतलब सेम साइड हमेशा माइनस होगी और अपोजिट साइड हमेशा क्या हो जाएगी? प्लस। अपोजिट साइड हमेशा क्या हो जाएगी? प्लस। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं, हम और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसे हटाते हैं। कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है, हाउ मैनी, ध्यान से देखिएगा, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट आर देयर, ठीक है, आर देयर each of which देखने दीजिए, कॉन्सोनेंट ईच ऑफ विच, इसमें एक कम करिएगा, कॉन्सोनेंट की जगह थोड़ा सा हम समझेंगे, यहां डिजिट ले लेंगे। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर ईच ऑफ विच इज immediately ठीक है, immediately followed by a symbol and preceded by a letter। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इस में, अगर हम इसकी बात करने वाले हैं, इसमें इस सीरीज में कितने ऐसे लेटर हैं, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल एंड प्रेसिडेड बाय अ लेटर। इस सीरीज में ऐसी कितनी डिजिट हैं, ऐसी कितनी डिजिट हैं जिनके तुरंत बाद में बेटा क्या आता है? एक सिंबल आता है, और तुरंत पहले क्या आता है? एक डिजिट आती है। तुरंत पहले क्या आता है? एक लेटर आता है। तो ये लेटर है, ये सिंबल है, और ये क्या है? डिजिट। तो फॉलो मतलब बाद में, और प्रेसिडेंट मतलब पहले। तो इमीडिएटली बोला गया, तो 8 के बाद रुपीज है, सिंबल है कि नहीं है, और यहां पर क्या है? ई। तो ये लेटर है, तो एक तो यही हो गया। दूसरा, डिजिट को देखिए, डिजिट के बाद में सिंबल आना चाहिए, डिजिट के बाद में ये सिंबल है, और ये क्या है? लेटर है। तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा। डिजिट के बाद में सिंबल और लेटर, तो कितने हो गए बेटा? 2। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 2। और वो कौन कौन से होंगे? 2 में अगर हम बात करने वाले हैं तो कौन कौन से होंगे? वो 2। ठीक है, तो एक क्या होगा? P7 स्टार, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा यहां पर अगर हम बात करने वाले हैं? E8 रुपीज। तो ये दोनों हो जाएंगे। इस प्रकार से सिंबल के बारे में भी पूछा जा सकता है, लेटर के बारे में भी पूछा जा सकता है, डिजिट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कैसा भी अगर वो पूछता है तो आप इस तरह से क्या दे देंगे? आंसर दे देंगे। इस तरह से आप क्या देंगे बेटा? आंसर देंगे। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जैसे एक आता है, क्वेश्चन एक और ले लिया हमने, 4 of the following 4 of the following 5, इसे हटा देंगे तेने थोड़ा सा, 4 of the following 5, ठीक है, are alike a certain way, so form group, which does not belongs to the
group which does not belongs to the group। 5 में से 4 किसी प्रकार समान है जो एक ग्रुप बना रहे हैं, इनमें से वो कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं आता। 5 में से किसी प्रकार 4 क्या है, एक समान है जो एक ग्रुप बना रहे हैं, इनमें से वो कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं आता। जैसे हम ले लेते हैं, ऑप्शन लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक ऑप्शन ये ले लिया, दूसरा ऑप्शन ले लिया, तीसरा ऑप्शन ले लिया, चौथा, और पांचवा ऑप्शन ले लिया। तो ये 5 ऑप्शन हमने यहां पर ले लिए हैं बेटा। कितने ऑप्शन ले लिए? 5। अब हमसे इन 5 ऑप्शन के बारे में ही कहा गया है कि इनमें से 5 में से 4 किसी प्रकार समान है। 4 किसी प्रकार क्या है? समान है, जो क्या बना रहे हैं? एक ग्रुप बना रहे हैं। इनमें से वो कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं आता? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है। ये ऑप्शन पर ही क्वेश्चन पूरी तरह से डिपेंड करता है, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करेगा? पूरी की पूरी तरह ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। जैसे 5 7p दे रखा है, तो इसे घुमा के देखिए, 5 से 7p, ये डायरेक्शन घूम रहा है, एक को छोड़कर वापस मिडिल वाले पर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा है। उसके बाद @49, @49, अब @49 इसमें एक चेंजेस करिएगा, @49, ये @ ना लिखकर यहां कॉपीराइट लिखिएगा। क्या लिखोगे बेटा? यहां कॉपीराइट, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब दे रखा है कॉपीराइट @49, कॉपीराइट 49, क्या दे रखा है? कॉपीराइट 49, ये भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट वन HAW, H से किसकी बात करेंगे? A, और क्या हो जाएगा? W, H से A और W, H से AW। हैज @copyright, क्या दे रखा है? हैज @copyright। अब देखिए हैज @copyright, ये सीधा हो गया, ये सीधी लाइन है, बाकी सब ऐसे घुमा के आ रहे हैं, ठीक है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। और उसके बाद 3WH, क्या दे रखा है? 3WH, तो ये भी इसी प्रकार से 3WH। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। कौन सा आंसर हो जाएगा? 4th। 5 में से अच्छा हाँ, 5 में से 4 किसी प्रकार समान है जो एक ग्रुप बना रहे हैं, इनमें से वो कौन सा है जो इस ग्रुप में नहीं आता। तो इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हो, इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आई होप बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने कौन सी सीरीज ली थी बेटा? अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज भी आपके एग्जाम में आ सकती है, केवल न्यूमेरिकल बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे हम यहां पर लेते हैं, अब इसमें कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा गया है जैसे ये सीरीज दे रखी है, इसमें कहा गया है, क्वेश्चन आया है कि यदि सभी डिजिट्स को, देखिए क्वेश्चन दे रखा है, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है? न्यूमेरिकल सीरीज, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है? इफ ऑल डिजिट्स आर अरेंज्ड in ascending order within each number, then all numbers are arranged in ascending order, ascending order, then
विच विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो विच विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमारे सामने दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन में हिंदी वाले बच्चों को मैं समझा देता हूं बोलने का यहां पर क्या मतलब है। ये मतलब है क्वेश्चन में कि यदि नंबर्स के अंदर ही, जैसे ये नंबर है, नंबर के अंदर ही सभी डिजिट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है 4 पहले आएगा, 5 7, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। फिर क्या हो जाएगा 2 3 6, उसके बाद क्या हो जाएगा 2 4 9, उसके बाद क्या हो जाएगा 1 4 8, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 7 9। ये नंबर्स के अंदर ही किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, इसे असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में अरेंज कर दिया गया, असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद इसे नंबर्स के फॉर्म में ही असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए। किस फॉर्म में लगाया जाए, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाए। तो 1 4 8 आ जाएगा पहले, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 3 6 आ जाएगा, उसके बाद 2 4 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 7 9 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 4 5 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 5 7। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हमने किस ऑर्डर में लगा दिया, अब असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर हमसे पूछता है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा 148। दैट्स मींस 148 का मतलब क्या है 841। आंसर क्या हो जाएगा 841। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए इससे इतनी प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में इतनी प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। क्या होता है, छोटे से बड़ा। और नंबर्स के अंदर भी वही प्रोसेस होगी, जो छोटा डिजिट होगी वो पहले आएगी, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में वो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद फिर उसे उन पूरे नंबर्स को किस ऑर्डर में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्यों ना जिस नंबर की सबसे छोटी डिजिट हो, पहले तो सभी नंबर्स की छोटी छोटी डिजिट देख लिया जाए। जैसे इसकी छोटी डिजिट 4 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है और इसकी 1 है। इन सभी छोटी डिजिट में सबसे छोटी डिजिट कौन सी है 841 की। दैट्स मींस यही सबसे छोटा नंबर हो जाएगा अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। किस ऑर्डर में लगाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। और इन सबसे छोटी डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, छोटी डिजिट में ये। तो ये असेंडिंग ऑर्डर के बाद सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, सबसे बड़ा। अगर सबसे बड़ा पूछा जाता है तो ये होगा, और सबसे छोटा पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा 841। तो क्या हो जाएगा 841। उस कंडीशन में अगर हमसे पूछा जाएगा तो डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो। आपको इतनी सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतना दिमाग खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कई बार आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स first and last digit of every number are to be interchanged, then all numbers are arranged in descending order, then which will be the largest number। देखिए क्वेश्चन आया है हमारे सामने जिसमें कहा गया है, ठीक है, यदि सभी नंबर्स की पहली और आखिरी डिजिट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब इनको इंटरचेंज करना है। इनको इंटरचेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 4 7 5, यही आएगा कि नहीं आएगा। इनको इंटरचेंज करोगे आपस में तो क्या आएगा 2, क्या आएगा 2 3 6। इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा बेटा 2 4 9। और इनको आपस में इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा 1 4 8। और इनको आपस में फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करोगे तो 9 7 9 3 और ये क्या हो जाएगा, ये 7 था, 9 3 और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 7।
अब उसके बाद वो बोलता है कि ये आपने फर्स्ट और लास्ट को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। उसके बाद कहा गया है देन ऑल नंबर्स आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि जैसे यहां से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, जैसे यहीं पर अगर हम अरेंज करते हैं तो 937, उसके बाद कौन सा आएगा बेटा, 937 के बाद 475, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो 236 एंड 249, 249 एंड 148, तो 249 आ जाएगा। उसके बाद 236 आ जाएगा और 148 आ जाएगा। अब इसमें पूछा गया कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा, 937। इतनी प्रोसेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत आसानी से और बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, बहुत आसानी से और बहुत आराम से। कैसे दिया जा सकता है कि हमें पता है फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आपस में क्या कराना है, इंटरचेंज कराना है। किसको इंटरचेंज कराना है, फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट को आपस में क्या कराना है, इंटरचेंज कराना है। तो जब फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को आपस में इंटरचेंज कराना, उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के हमें यह बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अब मुझे यह बताइए, जिस नंबर की लास्ट डिजिट सबसे बड़ी डिजिट होगी वही तो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा। सभी नंबर की लास्ट डिजिट देख लीजिए आप, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। सभी नंबर की लास्ट डिजिट, इसकी क्या है लास्ट डिजिट 4, इसकी क्या है लास्ट डिजिट 2, इसकी क्या है लास्ट डिजिट 2, इसकी लास्ट डिजिट 1, इसकी लास्ट डिजिट 9। तो सबसे बड़ी डिजिट लास्ट किसकी आई, इसकी। तो डेट्स मीन सबसे बड़ा नंबर कौन सा निकल के आएगा, 739। तो यहां पर जो आंसर आपका निकल के आएगा बेटा वो कौन आएगा, 739। 739 दे सकता है या फिर इंटरचेंज करने के बाद क्या दे देगा, 937। ठीक है, अगर ये देगा तो मेनली आपको यही लगाना है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास गिवन ये है। लेकिन अगर इस फॉर्म में ना देकर वो बदले हुए फॉर्म में दे देता है तो डायरेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, ये। लेकिन अधिकतर क्या होता है, यही देगा। तो उस कंडीशन में आपको समझ में आ गई कि जिसकी लास्ट की डिजिट सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ा नंबर कहलाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट को आपस में इंटरचेंज करोगे। और जिसकी पहली डिजिट लास्ट की डिजिट सबसे छोटी है वो सबसे छोटा नंबर कहलाएगा, यदि और फर्स्ट और लास्ट को आप आपस में क्या कराते हो, इंटरचेंज कराते हो। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, इतनी सी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हमने ये मतलब कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट 1 को पढ़ने का पूरा प्रयास किया। कोडिंग डिकोडिंग अभी पूरी तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हमने केवल प्लेस वैल्यू को जाना है। प्लेस वैल्यू उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी। अपोजिट लेटर्स को हमने याद किया है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही लिखने की जरूरत है। केवल एक बार समझ लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। उसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करेंगे तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 2 जब लेकर आएंगे तो उसमें हम कोडिंग डिकोडिंग के कई सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज के लिए बेटा इतना ही है। उम्मीद है ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।